बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट मेंडलिज्म को पूरा कर लिया था। पूरा लास्ट लेक्चर तक हमने मेंडलिज्म के सारे लॉज की स्टडी कर ली थी, उसके सारे रिजल्ट्स की स्टडी कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। क्लियर? डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमेशा मेंडल ने हमेशा कहा कि एक कैरेक्टर को एक ही जीन डिसाइड करता है या कंट्रोल करता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि एक ही कैरेक्टर को एक ही जीन कंट्रोल करे। कई बार ऐसा होता है कि एक कैरेक्टर को एक से ज़्यादा जीन जो है वो कंट्रोल करते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि एक से ज़्यादा जीन आपस में मिलकर एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। क्लियर? मेंडल ने ये भी कहा था कि F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर अपना मेन जो भी कैरेक्टर सबसे ज़्यादा डोमिनेंसी दिखाएगा वही डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। मतलब उनका कहना था कि एक ही कैरेक्टर हमेशा डोमिनेंसी शो करेगा और कंप्लीट डोमिनेंसी शो करेगा। क्लियर? लेकिन ये भी हमेशा सही नहीं होता। मतलब मेंडल ने जेनेटिक्स, भाई देखिए, मेंडल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी, उसकी रिसर्च वर्क को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, जिसके कारण मेंडल ने अपना काम यहीं तक लिमिटेड रखा। आगे उसने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश ही नहीं की गई क्योंकि उसके पिछला जो एक्सपेरिमेंट्स था उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिली। जब इम्पोर्टेंस नहीं मिली तो उन्होंने आगे रिसर्च वर्क को बढ़ाना ज़रूरी समझा ही नहीं कि जब पिछला ही नहीं लोग देखना पसंद कर रहे हैं तो आगे काम करने का क्या फ़ायदा है। क्लियर है? और अगर वो आगे वर्क करते तो शायद जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं उसमें शायद मेंडल ही इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाई मेंडल नहीं तो कोई और, क्योंकि भाई जेनेटिक्स उस समय पर अगर मेंडल नहीं बताते तो कोई और बताता। भाई हो सकता है लेट बताता, लेकिन बताता कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो ज़रूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि भाई मेंडल नहीं बताते तो जेनेटिक्स बनती ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेंडल नहीं बताते तो कोई ना कोई साइंटिस्ट ज़रूर इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। क्लियर? तो मेंडल ने केवल और केवल पी प्लांट के साथ काम किया था, और मेंडल ने केवल और केवल पी प्लांट के उन्हीं कैरेक्टर के साथ बात की थी जो कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर शो करते हैं। जैसे मेंडल ने लीफ के साइज के बारे में बात नहीं की, क्योंकि वहां पर कॉन्ट्रास्टिंग टू कैरेक्टर मिलते ही नहीं। क्लियर? मेंडल ने बात की हाइट के साथ, मेंडल ने बात की लीफ की शेप के साथ, मेंडल ने बात की लीफ के कलर के साथ, लीफ पोड के कलर के साथ और पोड के शेप के साथ बात की। मेंडल ने बात की सीड के कलर के साथ, सीड के शेप के साथ बात की, क्योंकि यहाँ पर हमेशा मेंडल को टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिले। बताया था मिक्सचर नहीं मिला था मेंडल को कभी, या तो प्लांट लंबा ही होगा, मतलब ऑलवेज टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, या तो लंबा होगा या बोना होगा, बीच वाला कोई प्लांट नहीं होगा। क्लियर है? इसीलिए तो मेंडल के रिजल्ट जो थे वो परफेक्ट और सिंपल इजी तरीके से निकलते चले गए। क्लियर? लेकिन हमेशा ही ऐसा हो, क्योंकि खुद भी मेंडल ने, नागेली नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट ने मेंडल के रिसर्च वर्क को ज़रूर इम्पोर्टेंस दी थी। इम्पोर्टेंस इन द सेंस थोड़ी सी स्टडी ज़रूर की थी, और स्टडी करने के बाद उन्होंने एक प्लांट के सीड जो है वो मेंडल को भेजे। क्लियर? मेंडल को भेजे और एक लेटर भी लिखा, और उस लेटर में बताया कि भाई जो रिजल्ट तुम्हें पी प्लांट पर मिले हैं वो इस प्लांट के सीड्स के साथ भी निकाल कर देखो, भाई इनके साथ भी वर्क करो, क्या सेम रिजल्ट आता है या नहीं आता है। लेकिन मेंडल ने उनकी बात, एक अपने समय के वो एक बहुत अच्छे महान साइंटिस्ट थे, तो मेंडल थोड़ा सा खुश तो हुए कि भाई किसी ने तो मेरी रिसर्च वर्क को पढ़ा या इम्पोर्टेंस दी, तो इस बात से वो थोड़ा सा खुश हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उनके थ्रू भेजे गए सीड्स पर रिसर्च करना शुरू किया, रिजल्ट्स निकालना शुरू किया, उनको सेम रिजल्ट नहीं मिले। पी प्लांट के रिजल्ट बिल्कुल अलग थे, गार्डन पी के, और जो प्लांट भेजा था, जिस प्लांट के सीड उन्होंने भेजे थे उस प्लांट का नाम है हिरार्कियम प्लांट। हिरार्कियम प्लांट के सीड जो है वो नागेली नाम के साइंटिस्ट ने भेजे, मतलब मेंडल ने इस प्लांट के सीड्स के साथ भी काम किया था, लेकिन मेंडल को सेम रिजल्ट एज अ पी प्लांट उन्हें नहीं मिले थे।
क्लियर। तो ये भी उनके डिप्रेशन का एक रीजन था कि मतलब सभी के साथ, भाई साइंस की जो रिसर्च वर्क होती है वो सभी के लिए सेम होनी चाहिए, क्लियर है, सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, सब पर सही रिजल्ट्स आने चाहिए, तभी उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो मेंडल को लगा कि भाई मैंने जो रिसर्च वर्क की है वो इस प्लांट के साथ तो काम कर ही नहीं रहा, रिजल्ट मुझे सेम नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो रिसर्च मैंने की है वो कैसी है, बेकार है, किसी काम की नहीं है। तो ये भी उनका डिप्रेशन का एक रीजन था कि बेकार थी मेरी रिसर्च। तो फिर उसके बाद उन्होंने आगे काम करना सही समझा ही नहीं, क्लियर। लेकिन और भी साइंटिस्ट, जैसे ही मैंडलिज्म सामने आया 1900 में, तीनों साइंटिस्ट ने जैसे रीडिस्कवरी ऑफ मैंडलिज्म की, तो लोगों के लिए, बाकी और साइंटिस्ट के लिए जो है भाई रिसर्च के दरवाजे खुले, सबके सब ने कुछ ना कुछ नया नया ढूंढने की कोशिश की और उन्हें बहुत सारी चीजें नई मिली भी, क्लियर। तो इसी चेन को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम स्टडी करेंगे, वो है हमारा हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर हमारा क्या है, हाइब्रिड विगर क्या होता है, देखिए आप जानते हैं एक पेरेंट का ऑफस्प्रिंग उसकी नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन जब भी डेवलप होती है वो अपनी पिछली जनरेशन, मतलब दोनों पेरेंट में से किसी से भी या दोनों से ही ज्यादा कैसी होती है भाई, ज्यादा एक्सपर्ट होती है, ज्यादा स्मार्ट होती, ज्यादा क्या होती है भाई, सुपीरियर होती है। जैसे हम बात करें कि एक जनरेशन हमारी ए थी, अगली जनरेशन हमारी बी हो गई, नेक्स्ट जनरेशन हमारी सी हो गई, ठीक है भाई। तो ये जो जनरेशन है इसकी ऑफस्प्रिंग ये होगा, तो ये जो सी है वो हमेशा अपनी पिछली जनरेशन से सुपीरियर ही होगा, हमेशा बेटर होगा। आप अपना ही एग्जांपल लीजिए ना, आप अपना एग्जांपल लीजिए, कैसे एग्जांपल लीजिए, आप अपने दादा दादी की सुपीरियरिटी को देखिए, फिर उसके बाद आपके मदर फादर डेवलप हुए, उनकी सुपीरियरिटी को देखिए, दे आर वेल डेवलप्ड, दे आर मोर डेवलप्ड देन योर ग्रैंड पेरेंट्स, एंड फिर आप अपना प्रेजेंस देखिए, आप और आपके पेरेंट्स से अब ज्यादा सुपीरियर है। भाई वो चीज अलग है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, तो वो चीजें आपको आगे बढ़ते, भाई आज जो है वो, हम लोग के टाइम पे हमें फोन का मतलब नहीं पता था, जब हम छोटे छोटे थे हमें मोबाइल नहीं पता होता था कि मोबाइल होता क्या है। उस टाइम पे कोई फोन नहीं था हमारे घर पे, हमारे क्या चले ही यही फोन थे सबसे पहले, नोकिया का, जिसमें येलो कलर की लाइट जला करती थी, कुछ बटन हुआ करते थे, मोटा सा फोन था, स्नेक वाला गेम आया करता था, और उस स्नेक वाले गेम को खेलने के लिए घर में लड़ाइयाँ होती थी कि अब मुझे खेलना है, मेरा टर्न है, ये है वो है। लेकिन आज सबके पास अपना खुद का फोन है, टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली डेवलप हो रही है, लेकिन स्मार्टनेस भी तो बढ़ रही है। वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाला कौन है, अगली आने वाली जनरेशन। भाई हम लोग यहाँ तक, मतलब ह्यूमन बीइंग जो है वो इस फॉर्म में जो आज दिखाई दे रहा है, उसकी पिछली जनरेशंस भी तो रही होंगी, उसने धीरे धीरे करके ही तो डेवलपमेंट शो किया, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट शो किया और आज हम इस लेवल पर खड़े हुए। भाई एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि ह्यूमन सुपीरियर एनिमल क्यों है, ह्यूमन सबसे टॉपेस्ट जगह पर क्यों आता है। क्या ह्यूमन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्या ह्यूमन बहुत तेज दौड़ सकता है, क्या ह्यूमन जो है वो अपने शिकार को बहुत दूरी से पहचान सकता है, क्या हम एक टाइगर एलिफेंट की तरह मजबूत हैं, सोचिए, है हमारे पास ऐसी कोई पावर कि हम बहुत तेज स्विम कर सकते हैं, हम पूरे सी जो है, मतलब ब्लू व्हेल का एग्जांपल दे रही हूँ, उतने मजबूत और इतने ताकतवर हैं। हम में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, ह्यूमन बीइंग के पास सुपीरियरिटी शो करने के लिए कोई क्वालिटी नहीं है। हम टाइगर, हम लेपर्ड, हम इनकी तरह तेज नहीं दौड़ सकते किसी भी हालत में नहीं, लेकिन ये सबके सब हमसे डरते जरूर है। तो हम फिर भी सुपीरियर हैं, कोई पावर नहीं है कि हम जानवरों को कंट्रोल कर लें, हम किसी का दिमाग पढ़ सकते हैं, शक्तिमान की तरह हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, कुछ भी हमारे पास नहीं है। बट स्टिल वी आर टॉप मोस्ट एनिमल, स्टिल हम इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। भाई टाइगर को भी डर लगता है हमसे कि ये आ गया है अब ये मुझे मारेगा, लेकिन टाइगर जानता है कि पावरफुल मैं ही हूँ, फिर भी डरते हैं लोग हमसे। क्या करें, क्या है ऐसा हमारे पास, इंटेलिजेंसी बच्चों,
हमारे पास क्या है, इंटेलिजेंसी, हमारे पास ब्रेन है, हमें ब्रेन का इस्तेमाल करना आता है, इसीलिए हम टॉप मोस्ट एनिमल है, इसीलिए हम अपने से ताकतवर को कंट्रोल कर पा रहे हैं। क्लियर? तो उसका इस्तेमाल कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए जो आपको बाकी अदर एनिमल से हटकर जो चीज मिली है। बाकियों की तरह आप नहीं हैं, आप भीड़ में शामिल नहीं होना है, हमें यूनिक बनना है और अपना प्रेजेंस शो करना है। करोड़ों बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उनमें से अगर अपना प्रेजेंस शो करना चाहते हैं, डोमिनेंट बनना चाहते हैं, तो अपना एक्सप्रेशन जरूर देना पड़ेगा। और एक्सप्रेशन देने के लिए करना क्या पड़ेगा? बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी पढ़ाई। तो जो लॉकडाउन वाला समय चल रहा है बच्चों, उसका इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए। ये छुट्टियां नहीं है तुम्हारे लिए, ये तुम्हें एक बहुत अच्छा चांस मिला है जिसको तुम रिकवर कर सकते हो। जो चीजें तुम्हारी पिछली छूट गई थी, जो आपने साथ साथ टीचर के कहने के बावजूद भी साथ साथ नहीं पढ़ी थी, उन्हें रिकवर कर लीजिए। जैसे मेंडल की रीडिस्कवरी हुई, उसको फायदा मिला, ऐसे ही आप इनकी रिकवरी करेंगे इन चैप्टर्स की, तो आपको जरूर फायदा मिलेगा, 102% फायदा मिलेगा। तो इस समय का इस्तेमाल कीजिए, इसको व्यर्थ ना जाने दें। ठीक, महाभारत का थोड़ा सा असर है क्योंकि इस समय चल ही यही रहा है, रामायण महाभारत। तो इस समय का इस्तेमाल करो, समय निकल जाएगा, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं बचने वाला। फिर बाद में सोचेंगे ये कर लेना चाहिए था, ये कर लेते तो अच्छा होता, वो नहीं करना है। चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो क्या हुआ भाई कि जो हमारी अगली नेक्स्ट जनरेशन होती है वो अपनी पिछली जनरेशन से सुपीरियर होती है, ज्यादा स्मार्ट होती है, ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। क्यों होती है? रीजन देखिए भाई, हमारे पास दो प्लांट है, ठीक है, एक है P1, दूसरा मान लेते हैं हम P2। ठीक है, दो प्लांट हमने लिए और क्या इसकी क्या कैरेक्टर था? इस प्लांट की हाइट जो थी वो बहुत बड़ी नहीं थी, मतलब छोटा सा प्लांट था, लेकिन इसमें बीमारियां नहीं होती थी। क्या नहीं होती थी भाई? डिजीजेस जो है वो नहीं होती थी, डिजीज नहीं होती। अब ये प्लांट, इसकी लेंथ बहुत अच्छी थी, लेकिन बीमारियां होती थी। ठीक है, हमें दो कैरेक्टर चाहिए। देखिए, इसको बीमारी नहीं हो रही लेकिन लेंथ अच्छी नहीं है, ठीक, लिख देती हूँ मैं, इनकी लेंथ अच्छी नहीं, बीमारियां भी नहीं होती हैं, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव जो है वो ट्रेट है हमारा। लेकिन लेंथ अच्छी नहीं है तो वो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे लेंथ अच्छी है लेकिन जो डिजीज है वो डिजीज कैसी है भाई? डिजीज इसको होती है। ठीक, हमने इन दोनों की क्रॉसिंग कराई, क्रॉसिंग कराने के बाद हमें नई जनरेशन मिली, P3 इसका नाम दे देते हैं हम, P3 जनरेशन मिली। इसमें हमने देखा कि प्लांट की हाइट हमें अच्छी मिली और प्लस इसको डिजीजेस भी नहीं होती। हुआ ना सुपीरियर ये इन दोनों से? देखिए भाई, इसकी हाइट भी हमें अच्छी मिली और इसको बीमारियां भी कोई नहीं होती है, मतलब पर्टिकुलर कोई डिजीज है जो इनको नहीं होती। तो इसने अपना डिजीज वाला कैरेक्टर, लेंथ वाला कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर जो है वो इसके पास ट्रांसफर हुए और हमें इन दोनों से सुपीरियर प्लांट जो है वो अगली जनरेशन में मिल गया। बस यही है हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर क्या हुआ कि हमेशा जो अपकमिंग जनरेशन होती है, जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, वो अपनी पिछली जनरेशन से सुपीरियर होती है। इसी को हाइब्रिड विगर कहा जाता है। और ये जो हाइब्रिड विगर है इसको दूसरे वर्ड्स में हेटेरोसिस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हेटेरोसिस। ठीक है, तो हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस बात एक ही है, दोनों चीजें एक ही हैं। इस हाइब्रिड विगर टर्म को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था शल। ठीक है, इन साइंटिस्ट ने हाइब्रिड विगर टर्म को जो है वो एक्सप्लेन किया था। ठीक, तो ये हाइब्रिड विगर हुआ। नेक्स्ट जनरेशन पिछली जनरेशन के दोनों पेरेंट से या किसी एक पेरेंट से सुपीरियर होगी। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। मेंडलिज्म से क्या ऐसी चीजें थी, कौन कौन से ऐसे मतलब कैरेक्टर्स थे जो मेंडल के लॉज का पालन नहीं करते, मेंडल के नियमों को नहीं मानते हैं। जिसमें हम पहला शुरू करते हैं हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए ये आप F1 जनरेशन पे जाओ, आप मोनोहाइब्रिड में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में हमें मिला था कैपिटल T स्मॉल t, यही जीन हमें मिला था। ठीक है, तो ये जो कैपिटल T था, इस कैपिटल T ने स्मॉल t के ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेंसी शो की हुई थी। मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला कौन हो गया, कैपिटल T। स्मॉल t अपना एक्सप्रेशन दे पाया, नहीं दे पाया। क्लियर है, स्मॉल t ने अपना एक्सप्रेशन नहीं दिया। मतलब F1 जनरेशन में एक कैरेक्टर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीटली डोमिनेंस शो करेगा। लेकिन हमने जो है, मतलब साइंटिस्ट ने एग्जैक्टली दो ऐसे प्लांट को उठाया जिसका नाम था 4 o'clock प्लांट और स्नैपड्रैगन प्लांट। ठीक है, 4 o'clock प्लांट और स्नैपड्रैगन प्लांट, इन दोनों प्लांट की जब क्रॉसिंग कराई तब इन्हें फ्लावर का कलर कुछ डिफरेंट ही मिला। ठीक, देखिए इन्होंने क्या लिया, एक फ्लावर लिया रेड, जिसके लिए कैपिटल आर हम शो कर रहे हैं, उसकी क्रॉसिंग कराई इन्होंने वाइट फ्लावर के साथ। ठीक है, जिसके जीन्स ले लिए हमने स्मॉल आर। ठीक है, क्रॉसिंग किसके साथ कराई, रेड फ्लावर की, तो ये तो हो गया हमारा रेड फ्लावर और ये हो गया हमारा वाइट फ्लावर। ठीक है, क्रॉसिंग कराई, तो मतलब दिस वन इज आवर पेरेंटल जनरेशन। नाउ नेक्स्ट स्टेप, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। गैमीट का फॉर्मेशन, यहाँ बनेगा कैपिटल आर, यहाँ बनेगा स्मॉल आर। फिर इसके बाद क्या होने वाला भाई, इनका जो है फ्यूजन होगा। फ्यूजन में हमें मिलता है कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ हमें सारे के सारे फ्लावर, देखिए अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म कैपिटल आर डोमिनेंट है, स्मॉल आर रेसेसिव है, तो मेंडल के अनुसार हमें मिलना चाहिए यहाँ पर सारे फ्लावर रेड मिलने चाहिए या नहीं, सारे फ्लावर रेड मिलने चाहिए, बताइए भाई। बिल्कुल सारे फ्लावर रेड मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ हमें सारे के सारे फ्लावर पिंक मिले। कैसे मिले, पिंक। पिंक आया कहाँ से कलर, पिंक आया रेड और व्हाइट के आपस में मिक्स होने के कारण। ठीक है, तो यही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ, दोनों में से कोई भी अपना एक्सप्रेशन पूरा नहीं दे पाया, इनकम्प्लीटली दिया। कैपिटल आर ने भी अपना एक्सप्रेशन दिया और स्मॉल आर ने भी अपना एक्सप्रेशन दिया। दोनों ने अपना अपना कुछ थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो शो किया, जिसके कारण रेड और व्हाइट मिलकर पिंक कलर का फॉर्म कर लिए। क्लियर, तो क्या हुआ भाई, यहाँ हमें सारे के सारे, मतलब F1 जनरेशन में हमें कोई भी एक कैरेक्टर जो था वो डोमिनेंट नहीं मिला, कोई भी एक कैरेक्टर डोमिनेंट नहीं मिला। मतलब दोनों ने अपना एक्सप्रेशन दिया, कैपिटल आर ने, रेड कलर ने भी अपना एक्सप्रेशन दिया और स्मॉल आर उसने भी अपना एक्सप्रेशन दिया, और हमें फ्लावर जो है वो पिंक कलर के नजर आ गए। ठीक, चलिए इसके F2 जनरेशन के पास पहुंचते हैं हम। तो F2 जनरेशन हमारी, यहाँ शुरू करते हैं, इसको हटा देती हूँ मैं थोड़ा। F2 जनरेशन क्या कराएंगे हम, सेल्फिंग कराएंगे। कैपिटल आर की क्रॉसिंग हमने कराई कैपिटल आर स्मॉल आर से। ठीक है, F1 की क्रॉसिंग F1 जनरेशन के साथ ही कराएंगे। बनेंगे हमारे गैमीट्स, दो बनेंगे यहाँ पे, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर भी दो गैमीट्स बनेंगे हमारे, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ हमें जरूरत पड़ने वाली है हमारे यूनिट स्क्वायर की। ठीक है भाई, ये यूनिट स्क्वायर जो है वो मैंने फॉर्म कर लिया है। गैमीट्स को रखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, गैमीट्स पुट करने के बाद बनाइए कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। क्लियर,
तो यहाँ पर हमें रेड कलर कंप्लीट डोमिनेंट मिला। तो ये जो कंप्लीट डोमिनेंसी है ये हमें पैरेंटल जनरेशन को शो कर रही है, मतलब ये रेड कलर का होगा, ये हमारा व्हाइट कलर का होगा, दोनों पैरेंटल जनरेशन है। रिफॉर्मेशन हमें इन दोनों में मिला और ये दोनों हमें पिंक कलर के नजर आए। किस कलर के दिखाई दिए? पिंक कलर के। मतलब मिलने कैसे चाहिए थे? अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म हमें मिलने चाहिए थे रेड, लेकिन ना रेड ना मिलकर हमें क्या मिला? पिंक कलर मिला। तो अब हम इसके जरा फिनोटाइपिक रेशो की बात करते हैं। फिनोटाइपिक रेशो बाहर से देखने पर कैसे दिख रहे हैं? हमें दिख रहा है रेड कलर, हमें दिख रहा है पिंक कलर और हमें दिख रहा है व्हाइट कलर ऑफ फ्लावर। ठीक है, एक रेड दिखा, एक रेड दिखा, दो पिंक दिखे और एक कैसा दिखा? व्हाइट। तो रेशो क्या हो गया? 1:2:1। क्लियर है? अब जरा मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशो याद करो। 3:1 था। मिला क्या 3:1? नहीं मिला ना। हमें क्या मिलना चाहिए था? अगर मेंडल का कहानी सही होती, मतलब सही थी लेकिन केवल और केवल पी प्लांट के लिए सही थी, सभी प्लांट के लिए सही नहीं थी, तो यहाँ भी हमें 3:1 मिलना चाहिए था। यही है हमारा डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म के नियमों को ना मानना। भाई ये नहीं मान रहा है, ये 3:1 हमें दे ही नहीं रहा, हमें क्या दे रहा है? 1:1 का रेशो दे रहा है। और ये हमारा कौन सा हो गया? फिनोटाइपिक रेशो। और अगर हम जीनोटाइपिक रेशो निकालेंगे तो जीनोटाइपिक रेशो हमें क्या मिलने वाला है? 1:1 ही मिलेगा। लेकिन जीनोटाइपिक रेशो सेम है, ठीक है, लेकिन फिनोटाइपिक रेशो सेम नहीं है। तो ये मेंडल के नियमों को पालन नहीं करता, नियमों को नहीं मानता है। ठीक, बस यही हम स्टडी कर रहे हैं, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, जो मेंडलिज्म को ना माने। ठीक, तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? कैपिटल आर की क्रॉसिंग स्मॉल आर प्लांट एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। या एग्जाम्पल है 4 o'clock प्लांट और स्नैपड्रैगन प्लांट, ये इसके कॉमन नेम्स हैं। ठीक है, 4 o'clock और स्नैपड्रैगन, उसमें ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इन एग्जाम्पल्स को आप हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पर F1 जनरेशन जो हमें मिली थी वो क्या थी? कैपिटल आर स्मॉल आर। सारे प्लांट कैसे थे? पिंक थे। सारे प्लांट कैसे थे? मिलने चाहिए थे रेड। तो यही है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमारा क्या हो गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमारा हुआ कि भाई जैसे कि मेंडलिज्म के अकॉर्डिंग F1 जनरेशन में कोई एक जो है जीन अपना कंप्लीट डोमिनेंसी शो करता है, लेकिन जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है स्नैपड्रैगन और 4 o'clock प्लांट के केस में हमें F1 जनरेशन में कोई एक कैरेक्टर या कोई एक एलील अपना कंप्लीट डोमिनेंसी शो नहीं कर पाई। दोनों ने ही अपना कुछ एक्सप्रेशन दिया, मतलब कैपिटल आर ने भी एक्सप्रेशन दिया और स्मॉल आर ने भी एक्सप्रेशन दिया और दोनों का मिक्सचर पिंक कलर हमें दिखाई दिया। ठीक, तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक, चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं डोमिनेंसी के कॉन्सेप्ट की, कि डोमिनेंसी का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली है क्या। ठीक, कि कैसे कोई जीन जो है वो डोमिनेंस हो जाता है, कैसे कोई जीन रिसेसिव बन जाता है, इस चीज को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल